ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी। एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा है। 77 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। शिवराज सिंह जी की उपस्थिति आज इस मंच से एक नया इतिहास और परिवर्तन की आगाज राघवगढ़ में शुरुआत होगी। मेरे भाई और बहनों, शिवराज सिंह जी, रावगढ़ को आपकी उपस्थिति की बहुत जरूरत है कि नहीं? अरे बताओ, है कि नहीं? राघवगढ़ के राजा के गढ़ में सिंधिया का गरजना ग्वालियर और गुना की पुरानी अदावत को याद दिला रहा था। तो कांग्रेस ने भी निशाना साधते हुए सिंधिया पर पलटवार किया तो 20 साल पुराने साल 2003 के चुनाव की याद दिलाई और 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। और राजगढ़ में हार का दिग्विजय सिंह जी से स्वाद चख चुके शिवराज सिंह चौहान जी आज राघवगढ़ में उनके खिलाफ दहाड़ रहे हैं। राजमहल में रहने वाले और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कारों में वह शोभा नहीं देती है। दिग्विजय सिंह जी और उनके यशस्वी पुत्र जयवर्धन सिंह, ये दोनों संघर्ष और मतदाताओं के प्रेम के बल पर नेता बने हैं, किसी की मेहरबानी पर नहीं। पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग कर नहीं, चुनाव में धांधलियां करवा कर नहीं, जनता की मोहब्बत को पाकर ये राजनेता बने हैं। आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है और उसकी कीमत जनता ब्याज सहित वसूल लेती है। जाहिर तौर पर राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का अभेद किला रहा है और अब उनके बेटे और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस हुंकार से विपक्ष और जनता को ये साफ मैसेज है कि किलों की घेराबंदी की रणनीति के साथ पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस भी किसी बीजेपी के दिग्गज के गढ़ में हुंकार भरते नजर आए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। सवाल नंबर ए, एमपी में किलेबंदी की सियासत अब ज्यादा देखने को मिलेगी। सवाल नंबर 2, दिग्विजय के गढ़ में सीएम शिवराज और सिंधिया की मौजूदगी के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी का राघवगढ़ के किले में सेंध लगाने का प्लान है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है राजा के गढ़ में शिवराज और महाराज। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में किलेबंदी की सियासत फिर देखने को मिल रही। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के गढ़ में राघवगढ़ में सिंधिया और शिवराज की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों राजघरानों की पुरानी अदावत है और यह अदावत बार बार अब देखने को मिलती रहेगी क्योंकि बारी है 2023 की। तो सीएम शिवराज भी राघवगढ़ के राजा को घेरते नजर आए हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। प्रवक्ता सर, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। संदीप जी, अदावत बड़ी पुरानी है, चीज़ें बदल गई है। पिछली बार जब 2018 का चुनाव था तो ये भी कहा जाता था कि एक दूसरे के गढ़ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अब गढ़ को भी भेदना है और गढ़ को भेदने के साथ गरजना भी है। आज जिस तरह से महाराजा के निशाने पर राजा थे यानी दिग्विजय सिंह जी, और तो और पुत्र भी निशाने पर आ गए। अब कैसा देख रहे हैं 2023 के चुनाव को? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर 2 राजनेताओं में सीधी सियासी अदावत अगर हम देखते हैं तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, या यूं कहें कि राघवगढ़ बनाम ग्वालियर, ये आज का नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। जब ज्योतिरादित्य के पिताजी थे तब भी यही अदावत चलती थी, आज भी चल रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया आक्रामक हुए हैं उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्रियंका गांधी इसी माह ग्वालियर आ रही हैं और दिग्विजय सिंह वहां पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कल ही दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि गद्दारों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो ग्वालियर में जाके गद्दार कहना मतलब सिंधिया पर कहीं ना कहीं हमला करना। तो अब सिंधिया के लिए भी मौका था राघवगढ़ में जाके दिग्विजय सिंह और उनके परिवार पर हमला करने का।
स्वाभाविक सी बात है, जहां दिग्विजय सिंह सिंधिया को ग्वालियर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सिंधिया की अब कोशिश है कि वो राघवगढ़ में जाके हमला करें और घेरने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक दूसरे को घेराबंदी करेंगे तो मुझे लगता है कि छटपटाहट दोनों में होगी, चाहे दिग्विजय सिंह का घराना हो और चाहे सिंधिया घराना हो। ये तो अभी शुरुआत है मनोज जी। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जैसा दिग्विजय सिंह ग्वालियर में कैंप करते हैं, अगर सिंधिया या सिंधिया से जुड़े लोग राघवगढ़ में कैंप करने लगें तो ज़्यादा अचरज नहीं होगा मुझे। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब्बास हफीज जी। जी मनोज जी, मैंने कहा आगे आगे देखिए होता है आगे क्या? आगे ये होगा कि मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आप तो सब तरफ घूमते हैं, जाके मिलते हैं लोगों से, वो तंग आ चुकी है। वो बात चाहती है भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई नहीं होने के ऊपर, वो बात चाहती है महंगाई से निजात की। वो जनता मध्य प्रदेश की चाहती है कि उसका जो बेरोज़गार पीढ़ी जो पूरी हो गई है उसको रोज़गार मिले, उसकी बात हो। वो चाहती है महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। वो हिसाब किताब चाहती है, और हिसाब किताब देने की जगह के ऊपर अगर बिलो द बेल्ट जाके कमेंट्स किए जाएं, बिलो द बेल्ट जाके आरोप लगाए जाएं, और आरोप प्रत्यारोप में वो लोग समय बर्बाद कर दें जिनकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को आगे लेके जाने की थी, जिन्होंने 2 दशक में मध्य प्रदेश का बंटा ढार करके रख दिया, और मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, जबकि उसको आर्थिक हालात में और आगे जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम चीज़ें हावी आ गईं, और उसके ऊपर बात ना करके इस तरह की बेतुकी बातें करना, ऐसे आरोप लगाना जिनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाए हैं आज तक। 20 साल की एक कमज़ोर सरकार साबित हुई। या तो बात में दम नहीं था या सरकार में दम नहीं था। ये तमाम चीज़ें चाहती है। इसलिए कमलनाथ जी के चेहरे के ऊपर प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस को देते हुए मध्य प्रदेश की जनता बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में ये होगा। आखिरी बात मैं ये कहूँगा, माननीय सिंधिया जी, हम तो कहते हैं कि अगर वो इतना ही वहाँ दम भरने गए हैं, चुनाव लड़ लीजिए। शिवराज जी तो नाकाम हो चुके हैं राघवगढ़ के अंदर, माननीय दिग्विजय सिंह जी के कद के सामने 50,000 के मतों से हारे थे चुनाव। अब सिंधिया जी भी अपना आजमाने, वो तो कहते ही हैं कि उनका क्षेत्र है राघवगढ़ तक, तो राघवगढ़ से चुनाव लड़ें और चुनाव का दम भरें। हम दावा करते हैं कि 1 लाख के मार्जिन से हारेंगे चुनाव। दीपक जी चुनौती दे दी या तो सीधे सीधे अब्बास जी ने, उन्होंने कह दिया कि बात क्या करना, चुनाव के मैदान में आ जाइए। लेकिन 2003 और 23 20 साल हो गए, तमगा बंटा धार का जो आप लोग लगातार कहते रहे हैं वो अभी भी वहीं पर है, कुछ और नजर नहीं आता। देखिए, पहली बात तो अगर आप ये कहें कि तमगा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो ऐसी बात नहीं है। 1993 से लेकर 2003 के बीच में दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह की सरकार मध्य प्रदेश में दी थी, सड़कें गायब हो गई थी, बिजली की आपूर्ति गायब हो गई थी, अत्याचार हर वर्ग पे बहुत आगे पहुंच गए थे, उद्योग क्षेत्र में बड़े घोटाले हुए थे, ज़मीनों के बड़े घोटाले हुए थे। दिग्विजय सिंह बार बार कहते हैं कि साहब मुझे जेल में क्यों नहीं डाला। तो कई बार जो अपराधी होते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि सबूत नहीं छोड़ते हैं, जेल में कोई और पहुँच जाता है और असली अपराधी कोई और होता है। दूसरी बात यह है कि आज जो कुछ कहते हैं, कहावत है, पुलिस चाहती तो पानी का डुबा भी नहीं छोड़ती। दूसरी बात यह है कि आज हम अगर रावगढ़ में जो सभा के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो सिंधिया जी की आक्रामकता स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दिग्विजय सिंह जी और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जिस तरह की बयानबाजी गुना में या शिवपुरी में या दूसरे क्षेत्रों में जाकर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अशोभनीय रही है। और इसकी वजह यह है कि पिछले करीब 30 सालों से जो दिग्विजय सिंह जी का परिवार है वो लगातार कुंठा में है। कुंठा इस बात की है कि बड़ा विरोधाभासी स्थिति है दिग्विजय सिंह जी के मामले में संबंध में। दिग्विजय सिंह जी बेशक कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, 30 साल से सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो ग्वालियर अंचल के नेता नहीं बन पाए कभी कि उनको कोई बहुत तवज्जो मिली हो। और भी बड़ी बात कहूँ कि गुना जिले के नंबर 1 नेता भी दिग्विजय सिंह जी नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी सीमाएं थी केवल रावगढ़ और चाचौड़ा से आके रुक जाती थी। अब दिग्विजय सिंह जी को ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद उनके लिए शायद कोई रास्ता खुलेगा, और वो जो उनकी कुंठा है पिछले 3 दशक की, वो जयवर्धन सिंह के बयानों में भी और दिग्विजय सिंह जी के बयानों में भी बार बार परिलक्षित होती है। तो जब कोई बयानबाजी आप करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। रही बात कि शिवराज सिंह जी 2003 में हारे थे, लेकिन एक बात ध्यान रखें आप कि शिवराज सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी को जो लीड मिलती रही थी उसको 20,000 से भी नीचे कर दिया था। और अब की बार अगर कोई भाजपा का बड़ा नेता लड़ेगा तो निश्चित तौर पर रावगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। रही बात कि ये कोई विजित नहीं कर पाया है, तो दिग्विजय सिंह जी का जो रवैया राजनीतिक तौर पर बाहर पर वो
भले ही डेमोक्रेसी की दुहाई देते हों, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री रहे सारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में और जहाँ से आज वो विधायक राजगढ़, वहाँ पिछले 40 सालों में सारी की सारी वर्किंग उनकी सामंतवादी है। कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो सकता है और वो अपने सामंतवादी रवैये के साथ षड्यंत्र रचते हैं और उन लोगों को खत्म करते हैं जो उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है। 1993 से लेकर 1996 और 98 99 के चुनाव में जिस तरह गुंडागर्दी, जब चूंकि वो मुख्यमंत्री होते थे मनमानी कर सकते थे, जो जिस तरह से राजनीति उन्होंने सारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में की थी, तो सब लोगों ने देख लिया कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का तरीका क्या है। तो रावगढ़ में उन्होंने उस तरह के अपना किले को बचा के रखा है, लेकिन निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में इस किले को भेज दिया जाएगा। चलिए, किला बचा है, किले को भेजने की तैयारी। संदीप जी थोड़ा मुझे समझाइएगा, हम यदि पुराने समय की बात करते हैं, पहले की, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, अदावत बड़ी पुरानी है, लेकिन दो नेता ऐसे हैं, जैसा दीपक जी भी कह रहे थे कि उस सीमा को भेदने की तैयारी। ये बात सच है कि जब हम ग्वालियर चंबल को पूरा देखते हैं तो दिग्विजय सिंह जी उस तरह, और उसके पीछे शायद एक रणनीति का हिस्सा भी रहा करता था कांग्रेस के भीतर कि आप इधर नहीं आएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो क्या इस बार ये सीमाएं टूट जाएंगी? और सीमाएं टूटने के बाद जो चीज़ें दिखाई देंगी, देखिए, एक तो ये कि सबसे बड़ा चेहरा जो कांग्रेस के पास रहा करता था युवाओं के बीच का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शिवराज जी जनता में अपनी पैठ रखते हैं, और दोनों का एक मंच पर जाना ये बताता कि गंभीर तो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे गढ़ों को भेदने के लिए जो कांग्रेस के पास रहे। देखिए मनोज जी, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब दोनों एक ही दल में हुआ करते हैं तब भी उनमें सियासी अदावत थी, ये किसी से छुपी नहीं है। जैसा आपने कहा टेरिटरी होती है, जी जी, जैसे हम सुनते हैं कि नेशनल पार्क में और तमाम जगह, वैसे ही इनकी एक सीमा हुआ करती थी, दोनों की एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं होता था। अब दोनों अलग अलग दल में हैं। दिग्विजय सिंह के लिए मेरा अपना नज़रिया है, राजनीतिक तौर पर जो समीक्षा है मेरी, दिग्विजय सिंह के लिए मध्य प्रदेश भले कांग्रेस हार जाए, लेकिन बड़ी जीत उनके लिए ग्वालियर और चंबल होगी अगर वो बढ़त लेते हैं तो। उनका लक्ष्य भी वही है। यही सिंधिया के लिए कि बीजेपी का चाहे नुकसान हो चाहे जो हो, वो दिग्विजय सिंह को मात देने के लिए राघवगढ़ में जोर लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों नेताओं की जो रुचि है वो सीमित दायरे में आ जाएगी मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह की ग्वालियर में सक्रियता बढ़ेगी तो सिंधिया राघवगढ़ जाएंगे और दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन दो बड़े नेताओं की सीमाएं अब और घिर जाएंगी, कम हो जाएंगी। पहले टेरिटरी दोनों की बड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों की टेरिटरी। एक चीज और मुझे नजर आ रही, रणनीतिक तौर पर क्या दिग्विजय सिंह वर्सेज शिवराज हो जाएगा या दिग्विजय सिंह वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हो जाएगा? देखिए, ग्वालियर चंबल इलाके में या यूं कहें कि राघवगढ़ वाले इलाके में सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं होगा। वहां दिग्विजय सिंह वर्सेस शिवराज नहीं होगा, वहां मुकाबला होगा सिंधिया वर्सेस दिग्विजय, क्योंकि दोनों का प्रभाव है ना उस इलाके में। तो जो सीधा मुकाबला है वो मुझे लगता है कि फेस टू फेस सिंधिया बनाम दिग्विजय होगा। शिवराज जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो पार्टी के बड़े नेता हैं। मुझे लगता है कि मुकाबला वो दिखने भी लगा है, सिंधिया के साथ शिवराज खड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसी तरह के आक्रमण के मौके पर दिग्विजय सिंह जी के साथ कमलनाथ भी खड़े नजर आए। ये जो अब्बास भाई, क्या ये पुरानी वो चीजें जो चल रही है, जब उपचुनाव हुए आपके पास से लोग चले गए तो सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उस बीच में जब आपके साथ रहा करते थे तो करीब 26 सीटें लेकर आप वहां से आए चंबल ग्वालियर से। नुकसान हुआ है, अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी यदि इस तरह कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है? आपकी प्रियंका गांधी जी भी वहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति दिखाई दे रही है कि जो दिग्गज जहां है उसको वहीं बांध दीजिए। 2013 में सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, सबसे कम सीटें आई थी उनके ही संभाग से। सिंधिया जी के चेहरे की हकीकत यह है, और आज आने वाले समय में भी आप देख लीजिएगा। और क्या हुआ ग्वालियर के नगर निगम में, और क्या हुआ ग्वालियर की विधानसभाओं के उपचुनाव में, सबसे ज़्यादा हमारे पास सीटें वहाँ से आईं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जनता ने देखा वहाँ पर, और असलियत जनता के सामने है। बीजेपी भी जानती है इसको। और तुलनात्मक अगर बात करें तो दीपक भाई कह रहे थे कि सामंतीवादी सोच के साथ दिग्विजय सिंह जी ने काम किया। हम तो दिग्विजय सिंह जी को भी करीब से जानते हैं, सिंधिया जी के साथ भी करीब से देखा है हमने, और दोनों के यहाँ तुलना कोई करेगा तो सब जानते हैं सामंतीवादी सोच किसकी है और सिंधिया जी की है। वो सिंधिया जी जिस तरह से काम करते हैं सब जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक आदिवासी महिला जो थी वो मुख्यमंत्री थी जमुना देवी जी के रूप में, एक ओबीसी का चेहरा सुभाष यादव जी के रूप में उप मुख्यमंत्री थे। शिवराज जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये एक लंबा चर्चा का विषय बन जाएगा और हम शायद मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन ये एक अंतर है सामंतीवादी होने का। दूसरी बात यह है कि सिंधिया जी को आजमा के देख लिया,
सिंधिया जी के आने के बाद से बीजेपी कितने सारे लोग आज बीजेपी छोड़ के बाहर, सबसे पहले बालेंद्र शुक्ला जी वहाँ से छोड़ कर आए, उसके बाद सतीश सीकरवार जी वहाँ से छोड़ कर आए। सतीश सीकरवार जी की पत्नी जो है महापौर का चुनाव जीती वहाँ से। उसके बाद अगर देखें तो यादवेंद्र सिंह यादव जी को देख लीजिए आप, और ब्रजेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए आप। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते जाएंगे। आज भी बहुत बीजेपी के अंदर खलबली है वहाँ पर कि किसी तरह से आ जाएं, लेकिन एक सीमा होती है लोगों को लेने की भी, और एक विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जाता जो बीजेपी करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में हम दावा कर रहे हैं हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो आप देख लीजिएगा ग्वालियर चंबल में क्लीन स्वीप करेगी, और ये साफ हो जाएगा कौन नेता है कौन नहीं है। क्लीन स्वीप कर देगी, बड़ी बात कह रहे हैं दीपक जी। देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि अब्बास जी को उपचुनाव जो हुए थे उनके नतीजों की चिंता करना चाहिए और उसका ठीक से विश्लेषण करना चाहिए। ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक बड़ी ताकत रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी और उनके परिवार की भी एक सिंपैथी या परंपरागत वोट रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो भी वहाँ आधार होता था उसमें एक बड़ा कारण सिंधिया परिवार के प्रति जो कमिटमेंट वाला वोट है वो होता था। तो आज जो स्थिति है कि सिंधिया जी का जो कमिटेड वाला वोट है वो भी भाजपा के साथ है, और भाजपा का परंपरागत वोट तो है। कमिटेड जो वोटर आप जिसकी बात कर रहे हैं, जब निगम के चुनाव हुए तो वो दिखाई नहीं दिया। देखिए, ऐसा है कि खाली ग्वालियर शहर जो कमिटेड वोटर होता है वो शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है, गाँव में ही होता है। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जैसे जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते थे तब भी, मैं आपको लगेगा कि विषय से हट रहा हूँ, लेकिन नहीं, पूरी 16 नगर निगम यूपी की भाजपा के पास आ गई थी, लेकिन ग्रामीण में नहीं कर पाए हम। ग्रामीण में एक भी जिला पंचायत नहीं आ पाई थी। शहरी वोटर अलग तरह का होता है, उनका सोचने का नज़रिया अलग तरीके से होता है। परिस्थितियाँ, लोकल परिस्थितियाँ उस समय क्या हैं, उस समय क्या इश्यूज़ चल रहे हैं उनके दिमाग में, शहरी लोगों के दिमाग में, वो कई बार प्रभाव डालते हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास तो वहाँ लीडरशिप ही नहीं है। जिन ग्वालियर के महापौर की बात कर रहे हैं वो उनका पूरा परिवार भाजपा के साथ रहा है, तो वो सारी परिस्थितियों को भी समझे कम से कम। नहीं, लेकिन तमाम आपके लीडर जो हैं वो दिग्विजय वर्सेस शिवराज, दिग्विजय वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इसकी वजह ये हुई है कमलनाथ का कहीं वो है कि कमलनाथ का नाम ज्यादा, इसकी वजह असल में ये हुई है कि सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी ने खासतौर पर ग्वालियर अंचल के कुछ क्षेत्रों में जाकर सभाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो एक परिपक्व भाषा नहीं है, और चूंकि सिंधिया जी की गरिमा के अनुकूल नहीं है, इसलिए भाजपा के नेताओं को भी और सिंधिया जी को भी उसका जवाब देने के लिए आक्रामक भाषा का प्रयोग करना पड़ा। व्यक्ति को अपने मतलब के लिए, अपने मंत्री पद के लिए क्या वफादार कहा जाएगा? अरे भाई, जो कहा जाएगा वही कहा जाएगा ना। आप चांद को चांद कहेंगे, सूरज को सूरज कहेंगे, वफादार को वफादार कहेंगे, गद्दार को गद्दार कहेंगे, तो उसमें आपत्ति देने की जरूरत है। गौरवान्वित होना चाहिए कि हाँ ठीक है, गद्दारी की हमने और हमने अपने लिए उसको फ़ायदा हासिल किया, जनता को नहीं देखा, जनता के जनादेश को नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि ये डिफेंसिव पॉइंट सही नहीं है, लेकिन जनता का सबसे बड़ी अदालत है, वो तय करेगी और उसके लिए हम सब तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि विचारों की लड़ाई में इतने हल्के का प्रयोग नहीं किया चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के पिता, सिंधिया जी को मानते हैं कि उन्होंने गलत देखिए, प्रयोग किया। अगर आपको जानकारी हो, दिग्विजय सिंह जी के पिताजी खुद हिंदू महासभा से संबंध रखते थे, उनको समर्थन देते रहे थे। विचारों में कई बार परिवर्तन आता है, नजरिए में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उससे कोई गद्दार नहीं हो जाते। लेकिन ये खैर विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है, मैं कह रहा हूँ कि आप सिंधिया जी की बात से सहमत नहीं है, मतलब कि विजय सिंधिया जी ने जो कहा आप उससे सहमत नहीं है ना, कि ये बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर आप भी असहमति दर्ज कराते हैं तो एक सुचिता की राजनीति होनी चाहिए, सब उसके लिए तैयार खड़े। विषय यह है कि दिग्विजय सिंह जी और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग ग्वालियर अंचल में कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। उनको अगर राजनीतिक लड़ाई किसी से लड़नी है तो राजनीतिक लड़ाई परिपक्व तरीके से लड़ें। सिंधिया जी की भाषा को भी आप गलत मान रहे हैं ना फिर, कि हम सब सुचिता की राजनीति करें ना। वो तो जब आप किसी भाषा का प्रयोग करेंगे, राजनीति में जब आप किसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो जवाब में भाषा वैसे निकलेगी। भाषा में बात हो रही है। मैं ये बात संदीप जी, भाषाई जो मर्यादा की बात हमेशा होती रही। हालांकि सभी वरिष्ठ नेता है, दिग्विजय सिंह जी अपनी जगह बात करते हैं, शिवराज जी है या ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ चक्की भी बहुत चल रही है। एक तरफ चक्की की बात कमलनाथ जी अपने अंदाज में कर देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तरह से आज चक्की चला रहे थे। ये चक्की क्या कुछ दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही 2023 में? जो भाषाई मर्यादा या जिस तरह की बातें चल पड़ी है, इस समय बहुत ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, एक तरह से कहा जाए बहुत ही शुरुआती तौर पर है, तो क्या धीरे धीरे चलकर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला? देखिए मनोज जी, कई बार क्या होता है कि राजनेता ये भूल जाता है कि वो किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसे जो जनता दिखती है सामने, वो उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश करता है
और जनता की जो वाहवाही है वो आपकी एक एंग्री यंग मैन की भूमिका नजर आती है ना, और भाषा की उससे उसे तालियां मिल जाती, तो उसे लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और यही स्थितियां मध्य प्रदेश के मुद्दों से, आप ये देखिए ना कि व्यक्तिगत हमले तो खूब हो रहे हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात करने से राजनेता बच रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर कांग्रेस विपक्ष में है और वो कहती है कि वो जनता के हित की लड़ाई लड़ना चाहती है, तो उसे व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत हमले करते हैं तो मूल चीजें पीछे छूट जाती हैं, हेडलाइन वही मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन शिवराज जी जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला हूं अगस्त तक, आप तारीख लिख लीजिए। मैं लाडली बहना के खाते में अभी फिर से दूसरी बार पैसे की राशि भी कुछ बढ़ाने की उन्होंने बात कही। तो क्या ये जो विकास की बात और बाकी सब बातें ये तो दिखाई दे रही कम से कम? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। मुझे ये लगता है कि मंच पर और जब मीडिया के सामने नेता आते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो जनता के हित की कम होती हैं, उन्हें हेडलाइन ज्यादा दे जाती हैं। यही कारण है कि चाहे सिंधिया का बयान हो और चाहे दिग्विजय सिंह का बयान हो, दोनों बयानों की चर्चा इसीलिए हो रही। देखिए, एक तरफ लाडली बहना की बात हो रही, उतनी चर्चा नहीं होगी उसकी जितनी इस तरह के बयानों की। तो मुझे लगता है कि नेताओं को यह ज्यादा पुसाता है। बिल्कुल ठीक है। अब्बास जी, क्या बात जाएगी विकास या बाकी चीजों पर, या यहीं जाकर? आज मध्य प्रदेश में जनता परेशान है, जनता विकास देख नहीं पा रही है। ये चौराहे पे होर्डिंग लगा दी है आज के 10 तारीख आ रही है लाडली बहनों, ये प्रचार हो रहा है सरकार की तरफ से। एक तरफ वातावरण सुरक्षित है कि आदिवासियों के चेहरों के ऊपर बीजेपी के नेता पेशाब कर रहे हैं और उसको धोने के लिए शिवराज जी नौटंकी करते हैं वहां पर कैमरा लगा के कि आइए मैं पैर धोता हूं। तो ये सारी चीजें, जनता जागरूक है और जनता के बीच में बात जा रही है, जनता जवाब मांग रही है और जवाब मिल नहीं रहा तो वो अपना फैसला करेगी फिर उस पर। जी दीपक जी। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि किसी घटना के बारे में किसी समुदाय को अपमानित करने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं को नहीं करना चाहिए। हम भी कह सकते हैं कि रावगढ़ में एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने बलात्कार किया था, तो लेकिन ये सब जो है इसमें जाति को लाना, समुदाय को लाना, किसी को लांछित करना, ये अच्छी बात नहीं है। जो आपराधिक घटना है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और उसी की इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विकास की तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया है और भाजपा ने क्या किया है, ये सबने देखा है। तीसरी बात यह है कि ये बात ज़रूर है कि जिस तरह का सब बात दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के नेता कहेंगे, वो कई बार मजबूरी में, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि जवाब देना मजबूरी में हो जाता है। एक फिल्म का जैसे डायलॉग है कि जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो राजनेताओं को जरूरी हो जाता है कि अगर एक नेता कोई भाषा में कहे तो उसका जवाब उसी भाषा में दे। फिल्म की तरफ चलेंगे क्योंकि जो समर्थक होते हैं ना, समर्थकों का दबाव होता है, समर्थकों का दबाव होता है। कई बार इस पैनल पे बैठते हैं, टीवी डिबेट के समय अगर मैं सौम्य भाषा में बात कर रहा हूँ और अब्बास जी तो सौम्य व्यक्ति हैं, कई बार ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं कि वो आड़ी तिरछी भाषा में बात करने लगते हैं। अब अगर हम आड़ी तिरछी भाषा में बात नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आता है वो साहब कि भाजपा का वो कांग्रेस के प्रवक्ता तो हावी हो गया, वो आपके ऊपर हावी बना रहा है। भले वो आप जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है जिस तरह की भाषा चाहती है उसका जवाब उसी भाषा में देना। चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें बातें विकास की हो और दोनों तीनों तमाम सारे नेता मंच पर आते जाते रहें, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, तो हर एक नेता अपने तरह से बात रखेगा, लेकिन बात कहाँ से चली कहाँ तक जा रही, ये थोड़ा नीचे आ जाए, विकास की तरफ आ जाए तो बेहतर रहेगा। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, बहुत धन्यवाद अब्बास भाई, बहुत धन्यवाद संदीप जी। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में चंबल ग्वालियर सबसे अलग रहने वाला। वैसे तो बात बिंदी की भी होगी, बुंदेलखंड की भी होगी, लेकिन चंबल ग्वालियर में दो ऐसे नेता है, चाहे हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें या फिर दिग्विजय सिंह की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में भी शायद यही दिखाई देता, इसलिए बार बार दिग्विजय सिंह का नाम सबकी जुबान पर आ जाता। तो क्या 3 वर्सेस 23 या कुछ और? मुझे दीजिए इजाजत, आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए अफसरनामा 2017 बैच के IAS अफसर बिलासपुर के निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत के साथ। नमस्कार।